सत्य की अनंत संभावनाओं में एक संभावना की कहानी आज शुरू करते हैं। क्या मंत्रों के जाप से बड़ी बीमारियां भी खत्म हो सकती हैं? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ऐसा क्या है जो आज तक हमसे छुपाया गया है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरी कहानी इसका प्रमाण है। This amounts of money. Receive 1, 2, or 3 of these people. New awareness of past injustices in many parts of our society. The American Medical Association is one of the country's oldest, largest, and best-known associations of doctors. The doctor is the only one entitled by training, by experience, and by law to take care of the sick. All of the great teaching institutions in America were captured by the pharmaceutical interests in this fashion. इसके लिए हम समय में पहले चलते हैं। अमेरिका। पहला विश्व युद्ध। अमेरिका में एक एसोसिएशन है, AMA, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। जी हाँ, एम्स की तरह जैसे हमारे भारत में है। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उस समय पर भी डॉक्टर हुआ करते थे, पर मेडिसिन्स नहीं हुआ करती थी। और उन दिनों में डॉक्टर्स बनने के लिए मेडिसिन्स की समझ होने की जरूरत नहीं होती थी। बस उन्हें ट्रेनिंग मिल जाती थी कि किसी फौजी के पैर में गोली लग गई हो तो आरी से उसके पैर को काटो और सील दो। इसी प्रकार से डॉक्टर की ट्रेनिंग की जाती थी। तो क्या हुआ, विश्व युद्ध के समय पे दवाइयों को बनाना शुरू कर दिया गया। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला कि हमें मेडिसिन्स को बनाना शुरू करना चाहिए, मेडिसिन्स के फील्ड में ग्रोथ करनी चाहिए, मतलब मेडिसिन्स के बारे में और ज़्यादा डीप स्टडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉफिट है। इसलिए नहीं कि ये ज़रूरी है, बल्कि इसमें बहुत पैसे और प्रॉफिट है। इसके बाद उन्होंने मेडिसिन्स पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने दवाइयों पर ही नहीं, उसके इलाज पर भी स्टडीज़ करना शुरू कर दिया था। मतलब अलग अलग बीमारियों के लक्षण और इलाज में भी रिसर्च करना शुरू कर दिया था। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ही दुनिया में पहले एलोपैथिक मेडिसिन की स्थापना की थी। जब उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया तो अलग अलग मेडिकल फील्ड्स के जो लोग थे, उन्होंने अलग अलग मशीनें भी डेवलप करनी स्टार्ट कर दी। MRI मशीन्स, माइक्रोस्कोप्स जैसी अलग अलग मशीनें बनानी शुरू कर दी। तो एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉयल रेमंड राइफ, उन्होंने एक पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया था, यूनिवर्सल माइक्रोस्कोप। अगर देखा जाए, नॉर्मल माइक्रोस्कोप 200 गुना मैग्नीफाई करता है, तो इनका जो माइक्रोस्कोप था वो 500 गुना तक मैग्नीफाई कर सकता था। जी हाँ, आपको याद होगा जब हम स्कूल जाते थे तब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते थे, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 250 गुना तक मैग्नीफाई कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो 500 गुना तक मैग्नीफाई करने के लिए सक्षम था। फिर उन्होंने एक मशीन बनाई। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में एक चीज़ देखी, ऑक्सीलेशन। जी हाँ, यहाँ पर मैं ऑक्सीलेशन का मतलब बता दूँ, जिसे आप तेज ध्वनि तरंगों से पैदा हुई कंपन को कह सकते हैं। अगर आपने कहीं पर डीजे बजते हुए सुना होगा तो आपने कंपन यानी कि बेस को महसूस किया होगा, जो कि हमारे बॉडी को अंदर तक, हमारे बॉडी के अंगों को अंदर तक हिला देती है। बिल्कुल, जी हाँ, आपने ये महसूस किया होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है, डीजे की फ्रीक्वेंसी और ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी एक बराबर हो जाती है। उस केस में क्या होता है ना कि हमारे ऑर्गन भी हमारे साथ वाइब्रेट करने लग जाते हैं। अगर हम उस शोर में ज़्यादा देर तक रहें तो हमारे ऑर्गन्स नष्ट भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पावर होता है फ्रीक्वेंसी का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो अंग हैं शरीर के, वो डैमेज हो सकते हैं। उन्होंने सेम फिनोमिना पे एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया।
उन्होंने देखा कि जितने भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उन सब की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और इस फ्रीक्वेंसी को किसी भी साउंड के थ्रू डालते हैं तो वायरस और बैक्टीरिया अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अगर वाइब्रेशन करते हैं तो उस वायरस और बैक्टीरिया पर ही अटैक होगा, मतलब हमारे जो शरीर के अंग है उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचने वाला। वाकई बहुत रोचक है ना। उन्होंने जो मशीन बनाई तो उन्होंने इसका पूरा पेपर भी पब्लिश कर दिया। जब उन्होंने पूरे फिनोमिना का पेपर पब्लिश किया तो एएमए उस टाइम पर इलाज ढूंढ रहा था, तो इसके साथ उन्होंने बहुत सारे बीमारियों का इलाज ढूंढा, पर उन्होंने टीबी का भी इलाज ढूंढा था जो कि आज भी 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। जी हाँ, आपको पता होगा कि टीबी की दवाइयाँ 6 महीने से 1 साल तक खानी पड़ती हैं, तब जाकर टीबी की बीमारी सही होती है। जब रॉयल ने अपने प्रयोगशाला में अपनी ध्वनि तरंग उत्पन्न करने वाली मशीन की फ्रीक्वेंसी ओम रखी, तब टीबी का बैक्टीरिया नष्ट हो गया। जी हाँ, ये काफ़ी चमत्कारी लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ साइंस था और कुछ नहीं। वह इस वाइब्रेशन का यूज करके लोगों का इलाज करने लग गया। धीरे धीरे ये चीज फैलने लगी। एक आदमी ने मशीन बना दी, जी हाँ, जो बीमारियों का इलाज कर रहा था, वो भी बिना किसी एलोपैथी दवाई के। यहाँ पर एक बहुत ही रोचक बात है, अगर आपको रोग से हमेशा व्यवसाय के रूप में फायदा चाहिए तो लोगों का रोगों से ग्रसित रहना बहुत जरूरी है। सालों से अरबों और खरबों रुपए खर्च कर चुके हैं कैंसर के रिसर्च, थेरेपीज, न जाने किन किन चीज़ों के नाम पर, और जिससे बहुत सारे लोग अमीर होते जा रहे हैं, वो भी उस बीमारी से जिसका बहुत पहले ही इलाज मिल चुका है। चौंकिए मत, ये सच है। उन्होंने अपने ज़िंदगी का लक्ष्य बना लिया था कि मुझे कैंसर का भी इलाज करना है, तो उन्होंने कैंसर सेल को एक पर्टिकुलर नाम दिया। हम कहते हैं कि कैंसर एक सेल होता है, लेकिन उनका कहना था कि कैंसर एक वायरस होता है, एक वायरस की स्ट्रेन होती है जिसके वजह से कैंसर होता है। उन्होंने उस वायरस के स्ट्रेन पर एक प्रयोग किया और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर उसे भी नष्ट कर दिया। तो क्या हुआ, जब उनके प्रयोग सफल होने लग गए तब एएमए को लगा कि हमारे एलोपैथिक मेडिसिन का कोई उपयोग नहीं करेगा। उसके बाद उस साइंटिस्ट पर केस कर दिया गया कि ये जो खोज है वो बिना किसी प्रमाण के है और इसमें भ्रम फैलाया जा रहा है। क्योंकि एएमए एक बहुत बड़ी संस्था थी जिसमें सारे डॉक्टर और मिनिस्टर सम्मिलित थे, तो वो ये केस जीत चुके थे। उन्होंने कहा कि ये गलत नहीं है, आप मुझे चैलेंज कर रहे हो, तो आप लोग एक काम करो, आपके पास जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उन्हें लेकर आओ एज अ टेस्ट सब्जेक्ट, और फिर उनके ऊपर मैं ये प्रयोग करूँगा। तो जो लास्ट स्टेज पे थे, मतलब स्टेज 4, जो बिल्कुल मरने वाले थे, तो उन सबको लेकर गए। उनके पास 16 पेशेंट थे, 16 में से 14 पेशेंट को 100% क्योर कर दिया, मतलब उनका 100% इलाज कर दिया उन्होंने। चौथे महीने में, वो भी बिना किसी रेडिएशन का इस्तेमाल किए, बिना किसी दवाई के, ना ही कोई कीमोथेरेपी, वो बिल्कुल 100% ठीक हो गए। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि एएमए एक बहुत बड़ी संस्था थी जिसमें सारे डॉक्टर और मिनिस्टर सम्मिलित हैं, तो ये केस भी वो जीत गए थे। अब एएमए को डर लग रहा था, क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एएमए ने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक लॉ पास करवा दिया, क्योंकि मेडिसिन का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था। केमिकल्स तो सस्ते आते हैं, लेकिन दवाइयों के नाम पर बहुत महंगे बिकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, बाजार में 20 रुपए किलो का कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा आपको, जो कि सिर्फ 3 ग्राम तक डलता है हमारी जितनी भी एसिडिटी ठीक करने वाली दवाइयां होती हैं उनमें। अगर मैं 3 ग्राम ना भी बोलूं, मान लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम भी मान ले, तो फिर भी वो बाजार में 10 रुपए में बिकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेडिसिन के बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, या फिर कहें कितना पैसा है। एएमए बस व्यस्त था पैसे बनाने में, लोगों को स्वस्थ बनाने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। तो एएमए ने क्या किया,
उनके स्टडीज को साइंटिफिक ना मानकर इसको मिरेकल वर्क में डाल दिया। मिरेकल वर्क यानी जैसे सनातन धर्म में मंत्रों का उच्चारण करना, योगा करना और व्रत करना, ये सारी मान्यताएं हमारे वेदों के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपयोग की जाती हैं। परंतु अंग्रेज़ों का मानना यह था कि मंत्र आयुर्वेद और वेद की किसी भी अंग का प्रयोग करके बनाई हुई चिकित्सा शैली एक भ्रम अथवा मिरेकल वर्क है। मतलब उन्हें बोला गया कि ये तो डॉक्टर नहीं है, तो ये इलाज कैसे कर सकता है, तो बस ये एक चमत्कार है और कुछ नहीं। और अगर कोई मिरेकल वर्क की प्रैक्टिस में पकड़ा गया तो उसे जेल में डाल देंगे। और एक दिन फिशबाइन यानी कि हेड ऑफ एएमए का जो हेड था वो उनके घर पर पहुंचा और उसने ये बोला कि ये जो मशीन है तुम मुझे बेच दो, बोलो कितने रुपए चाहिए तुम्हें, और ये जितनी भी स्टडीज़ तुमने की है ये सब भी मुझे बेच दो, जितने भी रुपए चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उन्होंने बोला मैं इसे नहीं बेचूंगा क्योंकि मैं इस मशीन से लोगों का मुफ्त इलाज करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, उसके घर पर अलग अलग लोग आने लगे, कुछ लोग उसे समझाने के लिए और कुछ लोग उसे धमकाने के लिए। फिर क्या हुआ, एक दिन उसके घर में कोई घुस गया और उसने पूरे प्रयोगशाला को तहस नहस कर दिया और सारी मशीन तोड़ दी और घर में आग भी लगा दिया। और फिर एएमए ने न्यूज़पेपर को गलत खबर छापने के लिए पैसे दे दिए, क्योंकि एएमए के पास अरबोंपति डॉक्टर थे और साइंटिस्ट के पास कुछ नहीं था। और उन्होंने उसे इतना बदनाम कर दिया कि फाइनली उससे कोई बात नहीं करता था। उसके सारे रिश्तेदार ने उससे बात करना और संबंध भी तोड़ लिया। इस वजह से वो अकेला पड़ गया और खुद को नशे के आदी बना बैठा। और उसके पास कोई सबूत नहीं बचा था यह साबित करने के लिए कि उसकी मशीन इलाज करने में सक्षम थी। मतलब डॉक्टर रॉयल रेमंड राइफ ने कैंसर जैसे घातक और जानलेवा बीमारी का इलाज कर दिया और जिसने उन्हें बर्बाद कर दिया। 1934 में ये एक बहुत बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लगभग हर किसी को प्रभावित करती आ रही है। ये सिर्फ रोगी को नहीं, उसके परिवारजनों को भी प्रभावित करती आ रही है। यहाँ पर एक सवाल है दोस्तों कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो मेडिकल एसोसिएशंस के साथ इलाज को दमन करना चाहती है या छिपा रही है, क्योंकि ज्यादा बीमार लोग मतलब ज्यादा फायदा, मतलब ज्यादा पैसा। खैर चलिए कहानी में दोबारा से चलते हैं। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम था जॉन क्रेन एंड मार्स। वो बोलता है कि डॉक्टर तुम बताओ, मैं तुम्हारी मशीन दोबारा से बनाऊंगा, फिर से हम इस पर काम करेंगे, इस बार मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। अब जो आदमी डॉक्टर के साथ मशीन बनाने के लिए काम कर रहा था और उस आदमी की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई और ये फैला दी गई कि साइंटिस्ट के लैब में आग लगने की वजह से वह आदमी मर गया और इसकी मौत का इल्ज़ाम डॉक्टर रेमंड पे डाल दिया गया कि ये तुम्हारा पूरा ड्रामा था और ये सच्चाई नहीं है, तुमने उस आदमी को मार डाला। फिर वो स्टडी दोबारा कभी नहीं हुई। और एएमए जो है उस चीज़ को छुपाने के लिए आज भी पैसे देता है, क्योंकि एएमए के सारे प्रॉफिट ही उधर से आ रहे हैं। अगर कैंसर का इलाज इतनी आसानी से हो जाएगा तो लोगों के लाखों करोड़ों रुपए बच जाएंगे। हर साल जो इतनी सारी दवाइयाँ बनती है कैंसर के लिए वो कौन खरीदेगा? जो हॉस्पिटल इतना पैसा और प्रॉफिट बना रहे हैं वो कहाँ से बनाएंगे? रिटर्न कहाँ से आएगा? आप ये बात जानकर बिल्कुल चौंक जाएंगे। अमेरिका में जब कैंसर ज़्यादा लोगों को नहीं हो रहा था तब लोगों को पता भी नहीं था कि कैंसर क्या है। आपने सिगरेट के पैकेट पे लिखा पढ़ा होगा कि सिगरेट कॉजेस कैंसर। ये एएमए को तब से पता था कि सिगरेट से कैंसर होता है जब अमेरिका में पता भी नहीं था, क्योंकि एएमए के पास स्टडीज थी सिगरेट से कैंसर होता है। तो एएमए का ही एक डॉक्टर जिसने एक इंटरव्यू में ये बोल दिया कि हम स्टडीज़ कर रहे हैं और पता चला है कि स्मोकिंग विल कॉज कैंसर, बस उसकी यही गलती थी। तो एएमए ने उसी डॉक्टर के साथ एक एड कैंपेन बनाया दैट सिगरेट डज नॉट कॉज कैंसर, क्योंकि एएमए का आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट ये भी है कि दुनिया के सारे बड़े सिगरेट ब्रांड में एएमए की हिस्सेदारी है। जी हाँ,
ताकि लोग सिगरेट का सेवन करते रहें और उन्हें कैंसर होते रहे, और लोग बीमार होंगे तभी तो हॉस्पिटल्स और पूरी मेडिसिन इंडस्ट्री को बहुत प्रॉफिट होगा। तो आपने यहाँ देखा कि कैसे लोगों को सिगरेट के लत भी लगाई जा रहे थे और कैंसर होने के और भी चांसेस बढ़ाए गए ताकि इनके मेडिसिन और हॉस्पिटल का बिजनेस चलता ही रहे। Just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Why not change to Camels for the next 30 days and see what a difference it makes in your smoking enjoyment? See how Camels agree with your throat. See how mild and good tasting a cigarette can be. अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हृदयम के YouTube, Instagram और Facebook हैंडल्स पर बोलना शुरू कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम समझते हैं हमारे भारत देश के पौराणिक अध्यात्म में मंत्रों के उच्चारण के बारे में। मंत्रों को बोलने और उच्चारण की विधि को बिल्कुल अलग अलग बताई गई हैं ताकि हम अपनी बॉडी में भी उस फ्रीक्वेंसी को जेनरेट कर सकें जिससे हमारे बॉडी में भी जो बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाएं। मतलब हम लोगों को पहले ही पता था, इसीलिए हम मंत्रों का उच्चारण बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। मंत्र पढ़े इसीलिए जाते थे ताकि वो रीवाइब्रेट हो पाए, मतलब हमारे शरीर में फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न कर पाए। जैसे कर्पूर गौरम, अगर हम इस मंत्र को बस पढ़ेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब हम मंत्रों को गाकर उच्चारण करते हैं तो मंत्रों में जैसे ही हम एक वाक्य खत्म करते हैं तो आपने कंपन का भाव अनुभव किया होगा, यानी कि बेस। अगर आसान भाषा में कहें तो जब हम मंत्रों को लय में पढ़ते हैं तो वो अंदर जाके जो वाइब्रेशन होता है वो कॉन्टीन्यूस रहता है ताकि जो भी नकारात्मक है शरीर में उसे शरीर अपने आप ही नष्ट कर सके। मंत्र वही है और उनके अर्थ भी वही हैं, पर मंत्रों से ज़्यादा महत्व मंत्रों की फ्रीक्वेंसी बताती है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम मंत्रों को म्यूजिक के साथ सुनते हैं तो मंत्रों का मतलब ही नष्ट हो जाता है। मतलब ये है कि लय और वाइब्रेशन की कमी के कारण वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं रहता। मंत्रों को सही लय और कंपन यानी सही फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के साथ बोलने से ही वो शरीर के नकारात्मक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ओम बोलते हैं तब यहाँ ओम को हम 3 फ्रीक्वेंसी में उच्चारण करते हैं, आ, उ, म, जहाँ हम अनुभव करते हैं कि तीनों अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं, कैसे बाहर से शरीर के अंदर तक कंपन का संचार करती हैं। ये तीनों फ्रीक्वेंसी को हम मीडियम, लोअर, हायर कहते हैं कि सिर्फ ओम बोलने से हम हर बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपके शरीर में नॉर्मल बैक्टीरिया हो जाते हैं तो ओम बोलने पर वो तीनों फ्रीक्वेंसी उन्हें अपने आप रिमूव कर देता है। इसीलिए किसी भी मंत्र का उच्चारण हम 108 बार करते हैं ताकि आप जब रिपीटेशन में उस चीज़ को करें ना तो आप बीच में भले से ही गलत हों पर उसके जो इफेक्ट है वो मैक्सिमम मिल सके। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मंत्रों के उच्चारण का कारण जानकर कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। अपने मस्तक और शरीर को एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करें जो आपका हृदय कर रहा है।